वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और द क्लासेस। मुझे उम्मीद है कि पहली वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होगी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा इसलिए लगा क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि आपके पास वो चीज़ पहुंचे फ्री में कि आप खुश हो जाएं और क्वेश्चन वहीं से बने। तो इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास के साथ आता हूं और एक क्लास वो आएगी अगर पेपर किसी बहुत ही बड़े आदमी ने बनाया तो भी नहीं बचेगा। फिलहाल शुरुआत मैंने इजी क्वेश्चन से रखी थी, शुरू करते हैं। तो आगे आते हैं फाइनल टच बेस जीएस जीके क्लास 2। पहली क्लास बहुत अच्छी, बस आपसे उम्मीद है कि आप शेयर, बस चार्ज क्या है कि आप प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यह है, मृत्यु कर कैसा टैक्स है। मैंने पहली वीडियो में बता दिया था कि मृत्यु कर, संपत्ति कर, यानी कि जो सीधे लिया जाता है, गिफ्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स या इनकम टैक्स जो सीधे लिया जाता है वो कौन सा होता है? डायरेक्ट टैक्स। तो मृत्यु कर कौन सा हो गया? डायरेक्ट। अब आप भी देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद है। सीएसओ का गठन कब किया गया? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसका मुख्यालय पूछ सकता है वो। तो इसका हेड क्वार्टर कहां है साहब? वो है कहां बताओ? आप सोचेंगे पहले इकोनॉमिक्स के नोट्स लिया मैं ढूंढ के, भैया इतनी देर में घंटी बज जाएगी। न्यू दिल्ली में। कहां है? न्यू दिल्ली। और सीएसओ का गठन कब हुआ? 1951। सीएसओ काम क्या करता है? ये राष्ट्रीय आय होती है, यह नेशनल इनकम के आंकड़े प्रस्तुत करता है सीएसओ। बात समझ में आ गई? तो काम भी समझ में आ गया, गठन भी हो गया और चैप्टर भी हो गया। आगे आते हैं, कौन सी प्लास्टिक मनी है? आज मनी पर चर्चा करते हैं। देखो, मनी हमारी वो होती है जिसमें लिक्विडिटी हो, ट्रांसफरेबिलिटी हो, यानी कि लिक्विडिटी मतलब तरलता से मिल जाए। ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफर हो जाए, पता चला ट्रांसफर ही ना हो पा रही, 2000 का नोट है, अब वो ढूंढ रहा है उसे, यार खुले होंगे ना होंगे, तो वो कहलाती है मनी। बेसिकली 4 आपको याद रखनी है, 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले चीप मनी अगर इसमें आ जाए, ये तो आपको याद होगा, मैं अलग से सिखा रहा हूं। चीप मनी एक होता है, चीप मनी, कॉस्ट मनी इंग्लिश में याद रखना है। दूसरा होता है सॉफ्ट मनी और चौथा होता है हार्ड मनी। बस मनी का चैप्टर हो गया खत्म। ये तो आपको पता होगा कि प्लास्टिक मनी कौन सी? एटीएम, डेबिट कार्ड, ये सब। और कॉइन्स मनी कौन सी? सिक्के। बात समझ में आ गई? ये पता होगा, ये चीज सीखो। तो चीप मनी में क्या आता है? चीप मनी का मतलब यह है जो कम ब्याज पर उपलब्ध हो जाए। जैसे कि साहूकार देखे, कोई 10% पर दे देता है, कोई भैया उसका रिश्तेदार है तो पता चला कि चल भैया 4% पर ले ले, तो जो कम ब्याज पर मिल जाए, ऐसे समझिए केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड 7% का जमा होता है, वापिस आ जाता है 4%, 3%। तो ऐसी मनी जो कम ब्याज पर मिल जाए चीप मनी कहलाती है। और जिसका ज्यादा ब्याज देना पड़े, कुछ बैंकें हैं कि ज्यादा ब्याज लेती हैं, फैसिलिटी देती हैं लेकिन, तो वो होती है कौन सी? कॉस्ट मनी। अब समझ में आया कुछ बात? महंगी मुद्रा, सस्ती मुद्रा, ये हो गया। अब आ जाओ सॉफ्ट मनी पर। सॉफ्ट मनी कौन सी होती है? जिसकी इंटरनेशनल वैल्यू हो कम, सॉफ्ट। और हार्ड मनी कौन सी होती है? जिसकी, अब ऐसा नहीं है कि जो हार्ड नोट है वो नहीं, सॉफ्ट मनी का मतलब जिसकी इंटरनेशनल वैल्यू कम हो, जैसे रुपया या पाकिस्तान में, और समझो ये जो भी करेंसी अलग अलग है, यानी कि जो डॉलर के मुकाबले कम है। और हार्ड मनी कौन सी होती है? जिसकी इंटरनेशनल वैल्यू हो ज्यादा, जैसे कि विकसित देश जितने भी होते हैं वो। तो चैप्टर हो गया खत्म। फिलहाल प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड हो गया। चेक क्या है? पेपर मनी। कॉइन्स क्या है? कॉइन मनी। 10 रुपए का नोट, पेपर मनी। चैप्टर भी क्लियर। बस आप नोट जरूर करते रहिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आओ इस चैप्टर को खत्म करता हूं, आज तक शायद ऐसा नहीं देखा होगा। शुरू करते हैं। देखिएगा, मौद्रिक नीति ये है, मान लो गवर्नमेंट। साहब कौन है ये? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट करती क्या है? गवर्नमेंट के अंडर में आती है आरबीआई। क्या आती है? आरबीआई। अब मान लो आपको लोन लेना है, क्या आप सरकार के पास जाते हैं? नहीं। आप किसके पास जाते हैं? जो आपके पास में बैंक होती है, जैसे कोई भी हो, पीएनबी हो या फिर प्रथमा बैंक हो, गांव में कुछ भी हो, ग्रामीण बैंक के हो, सब उनके पास जाते हैं आप। तो आप इनके पास जाते हैं तो वो आपको लोन देती है। ये चैप्टर ध्यान से समझना, मात्र 2-3 मिनट लूंगा। तो आरबीआई क्या है? हमारी सेंट्रल बैंक है। आरबीआई पैसा देती है किसे? नॉन कॉमर्शियल बैंक को। इंग्लिश में याद रखना, नॉन कॉमर्शियल बैंक को। नॉन कॉमर्शियल बैंक पैसा देती हैं कॉमर्शियल बैंक को, और कॉमर्शियल बैंक से पैसा जाता है पब्लिक के पास, यानी कि हमारे पास। ये चार्ट याद रखना। मैं चार्ट इसलिए लाता हूं कि आधा का आधा चैप्टर उसमें कवर हो जाए। अब समझेंगे पूरा।
अब देखिए, सबसे पहले आते हैं आरबीआई पर। आरबीआई हमारी कैसी बैंक है? आरबीआई हमारी बैंक है केंद्रीय बैंक। तो सबसे पहली बात यह है, आरबीआई सेंट्रल बैंक है, ठीक है, और ये बैंकों का बैंक भी है, कहते हैं ना बैंकों का बैंक भी है ये, दो बात। तीसरा ये है, इसका गठन कब हुआ? 1935। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949, ठीक है। इसके पहले गवर्नर कौन थे? अब ये सवाल जब मैंने पहली बार तैयारी करी तो क्लास में पूछा, बताइए आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? अब मैं कंफ्यूज कि यार कौन थे। अब यहां भी दो कंडीशन आती हैं, आजादी से पहले, क्योंकि गठन तो 35 में हो गया, या आजादी के बाद। तो आजादी के पहले जो गवर्नर थे वो थे ओसबोर्न स्मिथ। मैं लिख दे रहा हूं, ओसबोर्न कौन से? स्मिथ। और आजादी के बाद के थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख, बात समझ में आ गई? इसका हेडक्वार्टर कहां है? वो है हमारा मुंबई। एक बात और इसमें से क्या आएगा? अब इसमें से और क्या आ सकता है? अब आरबीआई, सबसे मेन सवाल जो ये था, मौद्रिक नीति, इस पे गौर फरमाइएगा। मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति होती क्या है इसे समझते हैं। मौद्रिक नीति ये होती है कि मान लो देश में दो चीजें चल रही हैं, एक तो महंगाई और दूसरा मंदी। या तो महंगाई होगी या होगी मंदी। एक को बोलते हैं मुद्रास्फीति और दूसरे को बोलते हैं अपस्फीति। क्लियर? मुद्रास्फीति का, महंगाई का मतलब सीधा सीधा होता है कि देश में पब्लिक के पास, महंगाई का मतलब ज्यादा पैसा या कम। आधे कहेंगे भी जिस पर ना है तो कहेगा कम, और जिस पर बहुत है तो ज्यादा। तो फिलहाल महंगाई का मतलब यह है कि बहुत सारे आदमियों के पास बहुत पैसा। बात समझ में आ गई? तो बहुत सारा पैसा जब हो गया तो बेचारा जो गरीब आदमी है, तो बताओ वो कैसे खर्चा चलाए। तो जिसमें महंगाई का मतलब समझिएगा आप कि बहुत सारा पैसा। अब बहुत सारा पैसा अगर हो जाएगा तो भाई जो गरीब आदमी है तो वो गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ेगी ना। तो इसलिए क्या करती है सरकार, चाहती है कि पैसा खींचे। अब जबरदस्ती तो ले नहीं सकते किसी से, तो वो क्या करती है, मौद्रिक नीति जारी करती है। और जितनी भी दरें हैं, ऐसे समझिएगा, ये यहां से पब्लिक से ये लोन लेती हैं, ये कुछ पैसा लेती है लोन का और ये लेती है। अब मान लो सेंटर किसी को जरूरत है बैंकों को, तो वो बैंक किससे पैसा लेती है? वो लेती है आरबीआई से। तो आरबीआई दर बढ़ा देती है, तो पैसा खींचना शुरू हो जाता है। और अगर मंदी है, पब्लिक के पास पैसे ही नहीं है, तो वो दर घटा देती है, तो लोन लेने लगते हैं लोग सब। तो ये कहानी हुई ये। फिलहाल ये तो हो गई आरबीआई की कहानी। अब आते हैं नॉन कमर्शियल बैंक। नॉन कमर्शियल बैंक वो है, ये संस्था है जैसे नाबार्ड। कौन सी साहब? नाबार्ड। अब वो कहती है भैया हम पे इतना टाइम नहीं है, खेती के लिए जो लो जी सारा पैसा नाबार्ड को दे दो। नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये हो गया नाबार्ड। दूसरा हो गया एनएचबी, नेशनल हाउस बैंक। तीसरा हो गया एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। और चौथा हो गया सिडबी। ये कहानी है। ये सारी की सारी बैंक नहीं है, ये क्या है, संस्था है। जैसे नाबार्ड, नाबार्ड कृषि के लिए पैसा दे देंगे। हाउस लोन किसी को लेना वो तो आरबीआई इन्हें दे देगी। एक्जिम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले को दे देगी। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री, वो इन्हें दे देगी। थोड़ा जल्दी मुझे पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि पूरा चैप्टर में पढ़ाऊंगा, घंटों लगेगा। तो नाबार्ड का गठन कब हुआ? 1982। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। एक बात ऐसे ही एक्जिम का क्या हुआ? 1982। इसका मुख्यालय कहाँ है? एक्जिम का कलकत्ता। ये सब नोट करते रहिएगा क्योंकि यही वीडियो है। ऐसी एनएचबी क्या है? नेशनल हाउस बैंक। इसका 1988। इसका कहाँ है? न्यू दिल्ली, शॉर्ट में लिख रहा हूं। और सिडबी का 1990। और ये मेन इसलिए है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर, स्मॉल इंडस्ट्री, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिडबी का। सिडबी का हेडक्वार्टर है कहाँ? लखनऊ में। तो ये कहानी हो गई यहां पर। क्लियर? तो सब सीख गए ना सारी बातें। ये बैंक नहीं, संस्था है। इनसे पैसा जाता है कहां? कॉमर्शियल बैंक पर। सी मतलब कॉमर्शियल, यानी कि ये तीन तरीके की होती है। एक तो सरकारी सार्वजनिक, दूसरी प्राइवेट, और तीसरी मिक्सचर जैसा सिंडिकेट बैंक। इसमें ग्रामीण बैंकें भी आती हैं। तो सरकारी बैंकों की संख्या कितनी है साहब? वो है 12। और प्राइवेट बैंक तुम्हें पता ही है, आईसीआईसीआई ये, और थर्ड सिंडिकेट। अब बैंकों की चर्चा करते हैं। अब मैं इसे बिटान दे रहा हूं। अब एक चीज आप समझिएगा कि बैंक के सबसे पुरानी बैंक कौन सी है, ये पूछेगा। तो सबसे पहली बैंक हमारे पास है वो है कौन सी? बैंक ऑफ इलाहाबाद, जिसका गठन
इलाहाबाद, जिस शॉर्ट में लिख रहा हूं भैया मैं, 1800 कब हुआ, 65 में। उसके बाद पंजाब PNB 1895 में। उसके बाद SBI सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है, इसका गठन 1955 में। इसमें बैंकों में एक चीज और समझ लीजिएगा, कई बार जिक्र कर दिया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में। 6 बैंकों में देखो, ये 6 बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो सवाल आया उस टाइम कौन सी नहीं थी, तो याद रखना वो थी विजया बैंक, ये अभी पैट में आया था। फिलहाल ये हो गई बैंकों की कहानी। अब इसके बाद ये पैसा कहां जाता है, पब्लिक पर। बात समझ में आ गई। मौद्रिक नीति में क्या आता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, MSF, ये सब मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। फिलहाल तो इसका आंसर हो गया मौद्रिक नीति कौन करता है, RBI। अब क्वेश्चन करने जल्दी। कॉमर्शियल बैंक कौन सी है, कॉमर्शियल मैंने बता दिया, जो सरकारी 12 जैसे SBI, नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम, ये कैसी है, नॉन कॉमर्शियल। नॉन कॉमर्शियल का मतलब यह है कि इन्हें तो RBI से पैसा लेना है और वापिस किसे देना है, कॉमर्शियल बैंक को। बात समझ में आ गई साहब। आगे आते हैं। IFSC में कितने नंबर होते हैं, 11, याद रखना। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत की अर्थव्यवस्था देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसे कहते हैं जिसमें मार्केट का रोल होता है। मार्केट डिसाइड करता है कि हमें कैसा करना है, ठीक है। राज्य, जिसमें राज्य का रोल होता है। मिश्रित का मतलब दोनों, कहने का मतलब प्राइवेट और सरकारी दोनों का समावेशन है। जैसे ऐसे समझिएगा कि यहां पर अनिल अंबानी जी भी चला रहे हैं, गौतम अडानी जी भी चला रहे हैं और सरकार भी। कहने का मतलब यह है कि उनकी भी भागीदारी है अर्थव्यवस्था में और सरकार की भी है, तो वो कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे आते हैं। वियना विकास सूचकांक की अवधारणा किसने दी, महबूब उल्लाह, जो कि पाकिस्तान से अर्थशास्त्री थे, इन्होंने दी। और दादाबाई। नवे क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार 1 अप्रैल था, 31 मार्च था, क्या था, तो कहने का मतलब यह है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है, अब आप कहेंगे पहले दोहराऊंगा, अब भैया इतना टाइम ना, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आगे आते हैं। उसका मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली। आगे आते हैं रोलिंग प्लान। देखो मैंने पहली वीडियो में बता दिया था 33, 222 और 25, तो ये हो गया 78 से 80, यानी कि जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने आगे बढ़ा दिया कि भैया वो नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी लगी थी, मैंने बताया सब। आगे आते हैं। अगला आता है खरीफ की फसल कौन सी है, वाह। देखो भैया इस चैप्टर को खत्म करते हैं, रवि और खरीफ। भैया मैंने एक चीज याद रख रखी है बस, कभी कभी क्या होता है तुमसे पूछा जाए कि बताइए, कहीं भी फंस जाओ कि साहब परिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय, तो एक याद रख लो। ऐसी खरीफ और रवि में मैंने क्या याद रखा है, कोड, गेहूं, जौ, चना, मटर, वही पिछले 10 साल से ऐसे याद है, मटर, सरसों, आलू और राई, ये सारी की सारी, इसमें भी गड़बड़ कर जाती है भैया, और वो 1 नंबर गया। तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, ये कौन सी है, रबी की फसल। ये सब कब बोई जाती है, जाड़ों के दौरान, और काटी कब जाती है, गर्मी के दौरान। इसके अलावा जो भी आ जाए वो सब कौन सा कहलाएगा, किसका, खरीफ का। तो देखते हैं। तो गेहूं, जौ, चना, ऑप्शन भी ऐसे रखे तो आंसर हो गया। आगे आते हैं। हरित क्रांति कब आई, वाह। ये देखो 66 से 69 तक योजना अवकाश था, वीडियो में देखना मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है। तो ये आई 67 में, 1967-68, और कौन लाया, स्वामीनाथन जी। तो ये हो गया 60 का दशक, 6 का दशक लिखना था, 6 का दशक, 6 का दशक, ऐसा आया है, इसलिए मैंने ऑप्शन रखे हैं। आगे आते हैं। ऑपरेशन फ्लड, ये दुग्ध क्रांति से संबंधित है और 1970 में ये बनाया गया, और कौन लाया, ये वर्गीज कुरियन। याद रखना भैया, एक एक क्वेश्चन मैंने छाट के लाया हूं पहली वीडियो में। नेक्स्ट पे आते हैं। तिलहन क्रांति, अब क्रांति को यहां कर लेंगे फाइनल। तिलहन का मतलब सरसों, ये तो हो गया पीली। अगर नीली की बात आए तो कौन सा, मछली। लाल की आए तो टमाटर और मांस, और सुनहरी की आए तो वो कौन सा हो गया, बागवानी। इसके अलावा आप समझते हैं, इसके अलावा अगर आ जाए कि बताइए रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो बताओ वो किससे है, उर्वरक से। इसके अलावा और कुछ आ जाए,
कोई और क्रांति ले लेते हैं, इंद्रधनुषीय क्रांति, तो संपूर्ण कृषि से। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है झींगा मछली। वाह, झींगा मछली भूरी तो हो गई उर्वरक, रजत किससे हो गई? भूरी उर्वरक, अंडे से रजत, हरित आपको पता है गुलाबी से, तो झींगा मछली किससे हो गई? गुलाबी से। वो क्रांति आएगी। सारी क्रांति मैंने वीडियो में खत्म करा दी। अगले पे आते हैं। अगला है जीएसटी के लिए राष्ट्रपति ने कानून का दर्जा कब पहनाया? वाह, ये पिछले साल का सवाल है, तो ये है 12 अप्रैल 2017 और लागू कब हुई जीएसटी? 1 जुलाई 2017। आगे आते हैं। भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक मैंने पहले ही बता दिया। सबसे पहले इलाहाबाद बैंक, सबसे पुराना कौन सा है? बैंक ऑफ, जो हिंदुस्तान पढ़ते हैं वो उससे पहले की कहानी है। इलाहाबाद बैंक जो कि सबसे पुराना है, 1865 में गठन हुआ। उसके बाद पीएनबी सेकंड 1895 में। उसके बाद एसबीआई सबसे बड़ा कॉमर्शियल 1955 में। चैप्टर खत्म, ये भी खत्म। आगे आते हैं। 1 रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? आधे लगा के आते हैं वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय नहीं, वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव, और बाकी नोटों पर आरबीआई गवर्नर। आगे आते हैं। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? अब देखो स्टॉक एक्सचेंज को पढ़ते हैं। स्टॉक एक्सचेंज है क्या? अब देखो स्टॉक एक्सचेंज का मतलब यह है कि हमारे पास 2 मार्केट होते हैं, एक तो मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। कौन सा साहब? कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट किसे कहते हैं? जिसमें 1 वर्ष का लेन देन हो, जैसे बैंकों का होता है, कहते हैं ना वार्षिक दर। तो अगर जिसमें आय और व्यय यानी कि लेन देन 1 वर्ष का हो तो वो होता है मनी मार्केट या स्मॉल मार्केट, और जहां पर लेन देन बाजार बड़ा हो वो कहलाता है कैपिटल मार्केट। स्मॉल मार्केट को कंट्रोल करता है कौन? आरबीआई। और कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है सेबी। कौन? सेबी। 1988 में इसका गठन हुआ। सेबी का मुख्यालय भी पता होगा। सेबी टू कंट्रोल कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट का मतलब ऐसे समझिएगा जहां पे शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, ये सब तामझाम किसका है? ये 1 साल का नहीं होता, बड़ा होता है। इसमें पैसे भी बड़े होते हैं और आदमी कंगाल भी जल्दी होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? इसमें कंपनी में शेयर लगे हुए होते हैं। अब सवाल मेरे जीवन का सबसे पहले यही आया था, बताइए कि बीएससी के अंदर, बीएसई है ये, कोई बात नहीं, बीएससी के अंदर कितनी कंपनियां काम करती हैं? जैसे आपने देखा होगा जो बुल होता है वो कभी नीचे को जाता है, मुंह कभी ऊपर को। तो होता क्या है कि जो इंडिया की टॉप 30 कंपनियां हैं, याद रखना सवाल यही था कि इंडिया की कितनी कंपनियां आती है बीएससी के अंदर? वो आती है टॉप 30। टॉप 30 कंपनी का एक दिन का हिसाब देखा जाता है। अगर उनके शेयरों में उछाल आ गया तो समझ लो स्टॉक मार्केट ऊपर हो गया। उछाल का मतलब फायदा हो गया, किसी का कम किसी का ज्यादा, एवरेज। और अगर गिरावट आ गई तो वो गायब हो गया। तो बीएससी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जो कि 1875 में बना, याद रखना डेट। और इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई में है। ठीक है, इसमें टोटल कितनी कंपनियां काम करती है? टॉप 30। एनएससी इसमें काम करती है टॉप 50, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बात समझ में आ गई? चैप्टर भी खत्म, सब सिखा दिया। आगे आते हैं। इरडाई किससे संबंधित है? देखो इरडा क्या है? इरडा के अंदर, इरडा जितने भी बीमा कंपनियां हैं, अब आपके पास कोई बीमा करने के लिए आए तो उससे पूछना कि भैया इरडा के अंदर आ रही है या नहीं आ रही। तो इरडा में क्या है? 34 तो सामान्य कंपनियां रजिस्टर्ड होती है यहाँ पे, और 24 कौन सी? एलआईसी से संबंधित रजिस्टर्ड होती है। अगर कोई इसके अंदर रजिस्टर्ड है तो वहीं पे बीमा कराएं, वरना ना कराएं, वरना तो वो भाग जाएंगे लेके पैसा, आप देखते रह जाएंगे। ऐसा हुआ है पिछले से कहीं उसमें। तो इरडा क्या है? वो डिपार्टमेंट देखता है बीमा कंपनी को, जो रजिस्टर्ड करता है, जितनी भी बीमा कंपनियां हैं उन्हें रजिस्टर्ड करता है इरडा। तो 34 सामान्य कंपनियां हैं और 24 क्या है? एलआईसी से संबंधित कंपनियां हैं। तो बात समझ में आ गई? तो इरडा किससे हो गया? ये। जैसे कर सुधार के लिए कौन सी है? अभी आप वही बताओ। चलैया। केंद्र राज्य के संबंध कौन सी है? सरकारिया। आगे आते हैं। काला सोना। वाह, काला सोना किसे कहते हैं? कोयले को। काला सोना भी है ना भैया, कोयला ना होगा तो बेकार। सार्वजनिक क्षेत्र में कितनी बैंकें हैं? ये है 12, मैंने पहले बता दिया कितनी है? 12। आगे आते हैं। देना और विजया बैंक किसमें मर्ज हुई है? एसबीआई में नहीं, पीएनबी में नहीं, यूको में नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा। इस तरीके से करना है। आगे आते हैं। शहर में कितनी कैलोरी खाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है? आधे कहते हैं हम गरीब है। तो भैया सरकार की जो गरीबी की संबंधित समिति थी वो कौन सी थी? तेंदुलकर समिति। और उन्होंने कहा था कि शहर में 2100 कैलोरी खाने वाला व्यक्ति
गरीब नहीं है, और गांव में 2400 कैलोरी खाने वाला गरीब नहीं है। ये सब पता होने चाहिए थे भैया। आगे जाओ, मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? फिर आ गया ये आरबीआई। भारत में कितनी महारत्न कंपनियां? देखो ये सवाल याद रखना, ऑयल इंडिया लिमिटेड लास्ट की बनी है, और तो कितनी महारत्न कंपनियां हैं? याद रखना 13, जिन्हें महारत्न का दर्जा है, जैसे भेल, गेल, एनटीपीसी, ये सब। आगे आते हैं, मनरेगा कब शुरू हुआ? मैंने पहले बताया था 2009। सेबी का गठन कब हुआ? 1988। ये ऑप्शन चेंज, थोड़ा ऑप्शन में दिक्कत है। आगे आते हैं, एनवायरमेंट रिलेटेड वस्तुओं पर किसका चिन्ह होता है? अब देखो एनवायरमेंट समझते हैं, ये सारा समझा देता हूं। हॉलमार्क होता है सोने की वस्तुओं पर। अब जैसे एनवायरमेंट है तो इकोलॉजी से हो गया, इको मतलब पारिस्थितिकी, इकोलॉजी से, ऐसे याद रखना, एनवायरमेंट मतलब इको मतलब पारिस्थितिकी, ये हो गया इसका आंसर। हॉलमार्क किस पे होता है? सोने के आभूषण पर। और फिशई किस पे होता है? देखो ये पढ़ा नहीं होगा, फिशई होता है, जैसे कि देखा होगा कोई पैकेट लो आप खाने पीने का, तो उसमें लिखा रहता है ये, तो इसका होता है चिन्ह। और एग मार्क ये होता है एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि संबंधित जितने भी हैं उसमें कौन सा होता है? एग मार्क। सारा चैप्टर भी खत्म और क्वेश्चन भी खत्म। राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है? अब देखो खर्च ज्यादा है ना, तो कहने का मतलब राजस्व घाटा। तो भैया ये हो गया पूरा खत्म। नेक्स्ट वीडियो के एक वीडियो लाऊंगा ऐसे क्वेश्चन, अगर पेपर बहुत भारी बना, ये तो बेसिकली आपको याद होने चाहिए थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद।